हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। उसका अभी तक केवल एक ही वीडियो अपलोड हो पाया है, थोड़ा कुछ इशू चल रहे थे इस वजह से नहीं अपलोड हुआ। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज को। ये लेक्चर 2 रहेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये बातें क्लियर की थी कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है, कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था, कैसे जनरेट हुआ। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, क्यों से इंडिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मेजर करना है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसकी यूनिट होती है कूलम। ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं या कोई टीचर आपसे आपके नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट कूलम होती है। टाइप क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना गवाए हुए, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, नाम से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा? अभी थोड़ी देर बाद पता चलने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। वैद्युत धारा। और वैद्युत से आप थोड़ा थोड़ा परिचित हैं, फैमिलियर है वैद्युत वर्ड से। वैद्युत मतलब यही सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जो चल रही हैं वो वैद्युत हम लोग समझ सकते हैं। मतलब भले ही आपको डेफिनेशन ना पता हो लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि वैद्युत क्या है। ये जो लाइट जल रही है, पंखा चल रहे हैं, ये सारी चीज़। मोबाइल चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाँ, चार्जर एक मीडियम बनता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं रहेगी तो नहीं चार्ज होगा, चाहे तुम उसमें जितना चार्जर लगा दो। तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत नाम सुनते थोड़ा सा मतलब माइंड में वर्ड क्लियर होता है। धारा का क्या मतलब है? देखिए, धारा का मतलब होता है कोई चीज अगर फ्लो में जा रहा है, कोई भी चीज हो, जैसे जल, हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर की धारा बना दें। पानी लें, मग्गे में पानी लिया या बॉटल लिया पानी की और डालना स्टार्ट किए, तो जब बॉटल से पानी नीचे गिरेगा तो एक फ्लो में जाता है, एक सीधी लाइन में जाता है। अगर हम तिरछा मिर्चा करके डालें तो तिरछा मिर्चा जाएगा, मतलब जिस वे में हम पानी को डाल रहे हैं वैसे ही वो बहेगा। तो पानी जैसे जा रहा है, यानी पानी है ऐसे ऐसे जा रहा है अगर, तो ये जो पानी के जाने से एक रास्ता बन गया, पथ बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे धारा। और पानी की धारा है तो हम बोलेंगे जल धारा। जल की धारा बनी, जल जिस दिशा में बह रहा है उसे हमने कह दिया जल धारा। वायु जिस दिशा में बह रही हो उसे हम कह देंगे वायु धारा। यानी धारा का क्या मतलब हुआ? सिंपल सा कि कोई भी चीज है अगर वो एक दिशा में फ्लो हो रहा है, एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, बह रहा है, उड़ रहा है, कुछ भी कहें हम, एक दिशा में चलना चाहिए, वो गतिशील अवस्था में होना चाहिए, तो वहां पे उसकी धाराएं बनती हैं, वहां पे उसकी धाराएं बनती हैं। अगर जल बह रहा है तो जल धारा, वायु बह रही है तो वायु धारा। अगर और कोई सामान, दूध है जैसे, दूध बह रहा है तो दूध की धारा, खून बह रहा है तो खून की धारा। कभी कभी लोग कहते हैं ना खून की धाराएं बह रही थी, तो बात धारा मतलब समझ गया। तो अब ये वैद्युत धारा क्या मतलब हुआ? वैद्युत बह रही हो तो वैद्युत धारा। और वैद्युत बहती कहाँ पे है, कैसे चलती है वैद्युत? आप सभी ने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर होता है, चालक होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिधर की ओर फ्लो होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इस दिशा में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी।
किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिशील हो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बात समझ गए आप? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? करंट, धारा का क्या मतलब है? कोई भी चीज, जल हो गया, दूध हो गया, कोई भी सामान हो, अगर वो निरंतर गतिशील अवस्था में है, एक दिशा में निरंतर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां पे उसकी धारा बन जाती है। अब अगर वैद्युत एक दिशा में जा रहा है तो फिर वो वैद्युत धारा बन जाएगी। और वैद्युत बह कैसे रही है, वैद्युत चल कैसे रही है? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो हो रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट के पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी वजह से मूव की अवस्था में आ जाए, मूव करने लगे, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इधर की ओर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की दिशा की मतलब कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है? तो विपरीत दिशा में चलती है। घूम फिरा के इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर रखना है। ये इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डिफिनीशन है। इससे मतलब यही से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। कोई भी टॉपिक हो, आप लोग जब उसको पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, यानी कोई चीज़ नॉलेज में कैसे आई, कैसे आ गया। ये इलेक्ट्रॉन, सभी ऑब्जेक्ट पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन शांत अवस्था में मतलब रुके हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति रुका हुआ है तो भाई ठीक है, रुके रहो तुम। लेकिन अगर वो किसी कारणवश गति करने लगे, एनर्जेटिक हो जाए, मूव करने लगे, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गए, मूव करने लगे, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हम चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी दें, चाहे उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो मतलब कनेक्ट कर दें। जैसे घर पे हम लोग के बोर्ड लगे होते हैं, प्लग लगे होते हैं, हम लोग प्लग ऑन करते हैं तो पंखा, फैन चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जब तक ऑफ था तब तक फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे हमने प्लग को ऑन किया वैसे ही पंखा चालू होने लगा। पंखा एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी ऐसे स्थिति को देख सकते हैं। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो जिस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर आएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए? अब देखिए, अब आते हैं इसकी थोड़ी अच्छी डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे हुई ये बात आपको पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट का ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जैसे एग्जाम में आया इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो आपको क्या लिखना है, या न्यूमेरिकल वगैरह में आप लोग इसका कैसे यूज करेंगे, मतलब अब थोड़ा अच्छे डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में या अदर बुक में दी हुई है। तो सबसे पहली बात जैसे हम करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। अब चाहे आप स्मॉल आई से इंडिकेट कर दीजिए या कैपिटल आई से इंडिकेट कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं। इसका सिंबल होता है आई और इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। चार्ज में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एनी, एक दूसरा फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और T क्या है? टाइम है। किसी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसका चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, अगर हम इसे कैलकुलेट कर दें, टाइम के साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। Q बराबर आर टी फॉर्मूला, अगर यही हमको I इक्वल फॉर्मूला चेंज करना हो तो ये सिंपल सी बात है, आप सभी ने 9th में मैथ पढ़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू टी, इधर मल्टीप्लाई में इधर काहे में आएगा? अपान में आएगा, तो हो जाएगा Q अपान टी। I इक्वल टू फॉर्मूला बन गया Q अपान टी।
Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। यानी किसी ऑब्जेक्ट में जितना आवेश फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका कैलकुलेशन हम टाइम के साथ कर दें कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज गया, 2 सेकेंड में इतना चार्ज गया, 10 मिनट में इतना चार्ज गया। तो अगर हम टाइम को साथ में लेकर के चार्ज की मेजरमेंट कर रहे हैं, चार्ज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपस में सभी जुड़े हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। अगर हम आवेश को टाइम के साथ कैलकुलेट कर दें तो वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। Q इक्वल टू आई टी लर्न कर लीजिए या I इक्वल टू क्यू अपॉन टी लर्न कर लीजिए। एक याद कर लेंगे, दूसरा आप अपने मन से बना लेंगे। बेसिकली आप इसको याद कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा, Q इक्वल टू आई टी। और याद क्या करना है, 1-2 बार जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है आपके लिए, तो ये बहुत आसान सी बात है। एक बार पढ़ेंगे, अभी आपको याद हो गया होगा। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर देंगे। अब इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन अपने आप से बना सकते हैं। 10th में आने के बाद आपको डिफिनीशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल छोटे छोटे टर्म्स देखने होते हैं कि कोई चीज़ है तो वो जनरेट कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन क्या है, मतलब कैसे बनी वो, उसका सिंबल क्या होता है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, या हम ये कह सकते हैं ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। भाई अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसको I से इंडिकेट करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप याद रख लेंगे तो डिफिनीशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुबह शाम रट रहे हैं और पेपर टाइम सब साफ हो गया। आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, उसका इंडिकेशन लर्न कर लीजिए, डिफिनीशन आप ऑटोमेटिक बनाएंगे। कैसे, फॉर्मूला आपने देखा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, टाइम है, और ये जो अपान में है इसको हम लोग दर भी बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं, या अनुपात आप कह दीजिए, सीधा सीधा रेशियो कह दीजिए। जैसे आपको दर बोलने में कोई कंफ्यूजन है, बुक में ज़्यादातर डिफिनीशन रेट करके दे देता है। रेट मतलब कि रेट हम तब कहते हैं, दर शब्द का यूज कब करते हैं, जब अपान में टाइम दिया गया हो। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के अपान में टाइम दिया गया हो तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दर। समय की दर, आवेश की दर, इसे हम कह देंगे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इस तरह करके डिफिनीशन लिखी होती है। लेकिन जैसे आपको दर थोड़ा मतलब डर बोलने में डर लग रहा है, तो इससे डरना नहीं है, आप अनुपात के अकॉर्डिंग डिफिनीशन बनाइए। क्या बनाएंगे, किसी चालक वस्तु में प्रवाहित आवेश, ये अपने मन से जोड़ देना। जैसे आप नहीं भी जोड़ रहे हैं तो भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा जोड़ देंगे तो जो डिफिनीशन है वो लेंदी हो जाएगी और टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है और सही ही लिखा होगा आपने। किसी चालक में जा रहे आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला याद रखना, डिफिनीशन आप अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कह देंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेशियो ऑफ, लिख दी क्या डिफिनीशन, लिखे रहते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट is called sorry the ratio of electric charge and time, गलत हो गया। देखिए जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है, फॉर्मूला हमको याद रखना है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर जैसे हमको ये चीज़ जोड़ने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही कि किसी चालक में बह रहे आवेश, ना कहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है इनका रेशियो।
आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इतनी डिफिनीशन आपने लिखी। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद हमको बताना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम इंडिकेट कैसे करते हैं। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिकेटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट is indicated by I। इंडिकेटेड कह दें, रिप्रेजेंटेटेड कह दें, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना मस्ट है। भाई आपको डिफिनीशन नहीं लर्न करनी, आपको लर्न करना है केवल फॉर्मूला। और ये याद रखना है कि I क्या है, Q क्या है, T क्या है। Q है आवेश चार्ज, I है इलेक्ट्रिक करंट, T है टाइम। फॉर्मूला हमको याद रहेगा। तो हम लोग डिफिनीशन लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे पेपर में आया कि वैद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करेंगे, कहीं छोटा सा या पेंसिल से फॉर्मूला लिख लेंगे, I = Q/T। फॉर्मूला लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन बनाई। आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, डिफिनीशन लिख दी, फिर लिख दिया इसे I से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख देंगे Q/T। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो कोई भी आपकी डिफिनीशन रीड नहीं करेगा, ठीक है। और सही लिखा है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला देख के सीधा आपको नंबर दे दिए जाएंगे। 1 नंबर में ज़्यादातर ये डिफिनीशन पूछी जाती है, तो 1 नंबर सीधे आपको दे दिए जाएंगे। या अगर इसकी यूनिट भी लिखने के लिए कहा तो फिर 2 नंबर में कह देता है। I = Q/T। अब हम लोग यूनिट पे आते हैं। यूनिट का मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यूनिट का मतलब होता है किसी चीज को हम कैसे मीजर कर रहे हैं। जैसे लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में मीजर करते हैं, नापते हैं। और जैसे कोई लिक्विड चीज है, दूध है, पानी है, तेल है, तो इनको लीटर मिलीलीटर में नापते हैं। और जैसे चीनी है, चावल है, गेहूं है, तो इनको ग्राम किलोग्राम में नापा जाता है। उसी तरह आवेश को हम लोग नापते हैं कूलाम में। आवेश को हम काहे में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये याद रखना है। आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर। और एम्पियर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए। अगर हम यहाँ पे लिख दें 2A, इसका मतलब 2 एम्पियर। अगर कहीं किताब में लिखा है 2A, आगे केवल A लिखा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट का मान दिया गया है। A से इंडिकेट करते हैं हम एम्पियर को। एक इसकी यूनिट, इसकी जो SI यूनिट है वो एम्पियर हो गई। इनकी और भी यूनिट हो सकती है। और यूनिट क्या होगी? हम इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट बना लें। क्या बनेगी? फॉर्मूले में क्या है? आवेश। आवेश की यूनिट होती कूलाम। कूलाम के हमने C इंडिकेट कर दिया। C यानी कि क्या होता है? कूलाम होता है। और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। फिजिक्स में हम टाइम को सेकंड से मेजर करके यूज करते हैं। क्वेश्चन में मिनट और आवर से भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे छोटी यूनिट लेकर चलते हैं, इसलिए सेकंड में ही रखते हैं। अगर टाइम मिनट में दिया है, आवर में दिया है, तो पहले हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इन द न्यूमेरिकल करने में सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर यूज करते हैं। तो इसकी दूसरी यूनिट बन गई कूलाम/सेकंड। और अपान के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं स्लैश का। इसे बोलते हैं पर, या हिंदी में बोलते हैं प्रति। तो इसकी एक अदर यूनिट बन जाएगी कूलाम/सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, ये इसकी एक और यूनिट बन जाएगी। आपको दोनों यूनिट याद रखनी, लेकिन एम्पियर तो एकदम जहन में बसा लेना है कि वैद्युत धारा यानी कि एम्पियर, वैद्युत धारा की एम्पियर, वैद्युत आवेश की कूलाम। इन यूनिट से कोई एक बहुविकल्पी क्वेश्चन 100% रहता है। इनकी यूनिट घूम फिर के पूछ ली जाती है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, आगे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। तो इन सब की यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये तो कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अभी आप 10th में हैं तब पढ़ रहे हैं, आगे आप लोग 11th में रहेंगे, अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की, फिजिक्स पढ़ें, तब तो ये रहना ही रहना है। उसके बाद अगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं चूज़ की
आगे आप गए, उसके बाद कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें साइंस पूछा जाता है, वहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी हमको ये याद रखना है, इनकी वैल्यू, इनके जो यूनिट्स वगैरह हैं, छोटी छोटी बातें ये हमको याद होनी चाहिए। अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आगे आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा इसका। तो ये इतनी बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन समझ गए। एक बेसिक डिफिनेशन जो सबसे पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी जो वैद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत बहती है। एक ये बात हमको याद रखनी है। दूसरा, इसे आई से इंडिकेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी एक और यूनिट क्या हो जाती है, कूलाम पर सेकेंड। ये कैसे बनी, फॉर्मूले से बनी। फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसी से हम डेफिनेशन बना लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम के रेशियो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक टाइम कह दिया, सॉरी, टाइम इलेक्ट्रिक नहीं होता है, टाइम तो टाइम में होता है वो। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात सारी क्लियर हो गई हो। अब उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे हम लोग करने जा रहे हैं, डिफिनीशन से ही रिलेटेड है। थोड़ा बोर्ड साफ कर दें, उसके बाद करते हैं क्योंकि अब जगह नहीं है। ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग शॉर्ट नोट बना लिया करिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे यूनिट वगैरह है। हालांकि आप सभी के बुक में ये बाकायदा दी हुई हैं, ब्रैकेट में बंद करके बड़ी कलरफुल चीज़ें दी रहती हैं, लेकिन जैसे आप एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे आपने वीडियो देख लिया तो अब आप अगर बुक को रीड करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये आई क्या है, यहाँ ABCD कैसे आ गए फिजिक्स में, तो ये सारे कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। और थोड़ा मेंटल लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है पढ़ने से। तो पढ़ते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी यूनिट भी पढ़ लिया एम्पियर। तो अब एग्जामिनर करता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, बच्चों को फंसाता है। वो ये नहीं कहता इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताओ, वो ये भी नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, वो कहता है डिफाइन 1 एम्पियर। क्या कहता है, डिफाइन 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे सोचते हैं ये क्या पूछ लिया, हमने तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, एम्पियर भी पढ़ा था, ये 1 एम्पियर को हम क्या डिफाइन करें, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। फॉर्मूला आपको याद है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और 1 एम्पियर का है तो हम क्या करें, क्यू की वैल्यू भी 1 कूलम ले लें और टी की वैल्यू भी 1 सेकेंड ले लें। क्यू की वैल्यू क्या लें, 1 कूलम, टी की वैल्यू 1 सेकेंड, अपने मन से ले लिया, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो क्या होगा, 1 अपॉन 1। कहेंगे ये क्या बच्चों जैसे सवाल है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया कि नहीं। अब इसी 1 एम्पियर को हमको डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा बतानी है। कैसे बताएंगे, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम कहेंगे कि परिपथ की धारा 1 एम्पियर है। अगर किसी चालक में 1 सेकेंड में, टाइम कितना, 1 सेकेंड, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो चालक की धारा 1 एम्पियर होगी। समझ में आई आपको बात। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला, 1 एम्पियर डेफिनेशन बनाना है तो हमने 1 सारी वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट किया तो इसी से हम डेफिनेशन बना देंगे। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ की धारा 1 एम्पियर होगी। 1 नंबर या 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है तो यही चीज हम लिख देंगे। इफ इन अ कंडक्टर 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर। बात समझ में आई आपको, इससे डेफिनेशन समझ में आई। और आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला लिख देंगे, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करके दिखाना हो तब भी ये दिखा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप
थोड़ा बढ़ करके काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अभी आप समझने के लिए ये पूरा नोट करिए ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। भाई Q अपॉन T फार्मूला, Q का मान हमने 1 कूलम ले लिया, इसका मान भी 1 सेकेंड ले लिया, वैल्यू पुट कर दी तो 1 एम्पियर आ गया। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख के 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, या चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है, ये आप लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सभी होशियार बच्चे हैं। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई। I इक्वल टू Q अपॉन T, इसके पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एनी। अब हम लोग इन छोटे छोटे ये जो 2 फॉर्मूले हैं Q इक्वल टू एनी, I इक्वल टू Q अपॉन T, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 1-2 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, डिफिनीशन के साथ में एक न्यूमेरिकल लगा के दे देता है, कह देगा वैद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, उसके नीचे छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया गया। इस तरह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं ये सभी आपको बताया जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो ज़्यादा समझ में आएगा, छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तुरंत पढ़ा है तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर अब मैं सॉल्व करती हूँ, साथ में देखते चलिए। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु मतलब होता है फिलामेंट, जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे जिससे थोड़ा येलो कलर की लाइट निकलती थी, उसमें बीच में ऐसे ऐसे करके थोड़ा झिलमिलाहट वाली तार पतली सी लगी होती थी। जैसे बल्ब जब फ्यूज हो जाते थे तो वो तार मतलब कि मूव करती थी, टूट के गिर भी जाया करती थी बल्ब के अंदर, तो वही तंतु कहा गया। तो तंतु से आपको कोई मतलब नहीं, जो डाटा दिया गया उससे मतलब है हमको। 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। कितने देर तक? 10 मिनट तक। 0.5 एम्पियर, एम्पियर कह दिया, यानी ये क्या है, वैद्युत धारा का मान दिया है। वैद्युत धारा हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा यानी I का मान दिया है 0.5 एम्पियर। हम पूरा एम्पियर लिखें या केवल A लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। किस में प्रवाहित होती है? बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के तंतु में। तो 10 मिनट तक, यानी ये टाइम दिया है, ये क्या दिया है, समय, टाइम दिया है 10 मिनट, ये चीजें दी हैं। उसके बाद कहा है वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। हमको लगता है मैं ज्ञात करना भूल गई, ज्ञात कीजिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी बहुत समझदार हैं। 10 मिनट तक प्रवाहित होता है वैद्युत आवेश, यानी हमको Q फाइंड करना है। हमने क्या बताया था, 10 मिनट कहा है। जब भी कोई चीज मिनट में, जब भी टाइम मिनट में दिया हो तो उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, ये पहले ही हमको काम कर लेना है। तो मिनट से सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 10 × 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा कितना, 600 सेकंड। इतनी बात समझ गया। अब हमको Q फाइंड करना है। Q बराबर फॉर्मूला होता है I × T। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए क्वेश्चन में क्या दिया है, तब तक रीड करते रहिए, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, जब तक आप ये ना ढूंढ पाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चन में खुद ही दी होती हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसी से आपका बेस क्लियर होगा, मतलब कि टेक्निक आप सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर के क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। विद्युत धारा मान दिया था, इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू दी थी, हमने लिख लिया, टाइम दिया था वो भी लिख लिया, जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया। लिखने के बाद हमको दिमाग लगाना होता है कि अब इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करें। I दिया है, T दिया है और Q निकालना है, तो हम दिमाग लगाएं कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या जिसमें Q, I और T तीनों चीजें साथ में हो। हाँ पढ़ा है, Q = IT, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे Q = NE की बात करें तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें Q तो दिया है,
एन और ई यहाँ कहीं कुछ दिया ही नहीं, तो सवाल में जो कुछ भी हमको दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को हम चूज करते हैं। तो इसके लिए यही फॉर्मूला सही होगा, Q इक्वल टू आई टी, और यही हम लगा देंगे। आई की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू, आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 600, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 6 5 जा 30, 2 0 और लग गए, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए, तो आंसर कितना आ गया 300 और क्या कूलाम। और जब तक आप कूलाम नहीं लिखेंगे तब तक गलत रहेगा। यूनिट जरूर लिखनी है, फिजिक्स में यूनिट बहुत मस्ट होती हैं। अगर आप न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर काट ले जाते हैं। अगर 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर मतलब लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल दिया गया है तो फिर सीधा 1 2 नंबर आपके काट दिए जाते हैं केवल यूनिट ना लिखने से। तो यूनिट ना लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, यानी कि अच्छे से लिखना है। तो Q की वैल्यू आ गई 300 कूलम। थोड़ा मोटी मोटी बात आप सभी को समझ में आई। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार लगाइए और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके डिफिनेशन पढ़िए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।